नमस्कार दोस्तों, आज के क्लास में हम लोग अलग अलग चैप्टरों से मिक्स करके क्वेश्चनों को पढ़ेंगे। तो एग्ज़ाम से पहले इस क्वेश्चन सीरीज को प्रैक्टिस को देखकर ज़रूर जाना, चाहे आपका एग्ज़ाम किसी भी टर्म में हो या फिर किसी भी दिन में हो। आपके लिए प्रैक्टिस सेट बहुत ही ज़्यादा लाभदायक साबित होगा। आज की क्लास में हम लोग नई चीज़ों को कम रखे हैं और पुरानी चीज़ों को ज़्यादा रखे हैं और प्रैक्टिस को बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से लगाएगा। एक एक क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो आइए शुरू करते हैं आज के अपने पहले प्रश्न के साथ। एल्यूमीनियम के किस जॉब को चिपिंग करने के लिए आप फ्लैट छेनी के किस एंगल की संतुष्टि करते हैं। दोस्तों, जब एल्यूमीनियम को हम लोग चिपिंग करते हैं तो जो हमारे पास छेनी रहेगा उसका एंगल 35 डिग्री होना चाहिए, तब वो सही से चिपिंग यानी समतल हो पाएगा। हमारा सेकंड नंबर का क्वेश्चन, तंग स्थानों में स्क्रू खोलने के लिए कौन सा स्क्रू ड्राइवर का यूज करते हैं। इसका सही आंसर होगा बी वाला, ऑफसेट का यूज करते हैं। थर्ड वाला क्वेश्चन है, चित्र में दर्शाए गए नट को खोलने के लिए आप किस प्रकार के स्पैनर का यूज करेंगे। इसका सही आंसर होगा डी वाला, सॉकेट या फिर बॉक्स स्पैनर का यूज करते हैं। चौथा वाला क्वेश्चन, खुले सिरे वाले स्पैनर में नट अथवा बोल्ट हेड को पकड़ने के लिए खांचा बना होता है। इस खांचे की अक्ष स्पैनर की अक्ष के साथ कौन सा कोण बनाती है। तो इसका दोस्तों सही आंसर होगा बी वाला, 15 डिग्री का कोण बनाती है। पांचवा क्वेश्चन, बेलनाकार जॉब यानी सिलेंड्रिकल जॉब को पकड़ने के लिए कौन सा वाइस प्रयोग करते हैं। तो इसका सही आंसर होगा डी वाला, कॉम्बिनेशन बेंच वाइस का प्रयोग करते हैं। छठवें नंबर का क्वेश्चन, तैयार जाब को पकड़ने के लिए किस जा का प्रयोग करेंगे। क्वेश्चन का आंसर आपको प्रश्न में ही मिल जाएगा। आप अच्छे से पढ़िए कि क्वेश्चन में कह रहा है कि कोई जॉब है, उसे हम लोगों ने बनाकर तैयार कर दिया है। जॉब पर बस थोड़ा सा काम बाकी है, जैसे कि फिनिशिंग। तो जो आप उस जॉब को बनाकर तैयार किए हैं वो किस प्रकार के वाइस का जो जबड़ा रहता है वो किस प्रकार के जबड़े में बांधना चाहिए। तो इसका सही आंसर होगा सी वाला, सॉफ्ट जा, क्योंकि आपने जॉब को पूरी तरह से बनाकर लगभग तैयार ही कर लिया है और उसे सॉफ्ट जॉब में आप यदि नहीं बांधेंगे तो किसी और प्रकार की जॉब में बांधने पर आपके जॉब में खराबियां आ सकती हैं। सातवें नंबर का प्रश्न, सीट के किनारे मोड़ने के लिए कौन सा हथौड़ा प्रयोग किया जाता है। तो इसका सही आंसर होगा सी वाला, क्रॉस पिन हथौड़ा। आठवें नंबर का प्रश्न, आई होल को किस प्रकार का बनाया जाता है। तो इसका सही आंसर होगा अंडाकार। आई होल मतलब कि आप जो हैमर देखते हैं हथौड़ी, वो जिसमें उसका डंडा फिट रहता है वो उसे कहते हैं आई होल और वह अंडाकार टाइप का होता है। 9वें नंबर का प्रश्न, हथौड़ा के ऊपरी भाग को पिन तथा निचले भाग को फ्रेम कहते हैं। इन दोनों के बीच के भाग को क्या कहेंगे। तो इसका सही आंसर होगा बी वाला, पोस्ट कहेंगे। 10वें नंबर का प्रश्न है, इंजीनियर वाइस को बेंच में जिस प्रकार लगाया जाता है उसका कारण क्या है। तो इसका सही आंसर होगा सी वाला, अधिक लंबे जॉब को पकड़ा जा सके, इसलिए इंजीनियर जो वाइस होता है उसको बेंच में अलग तरीके से बांधा जाता है। 11 नंबर का प्रश्न, जब स्क्रू को घुमाना कठिन हो तो आप कौन सा स्क्रू ड्राइवर प्रयोग करेंगे। तो इसका सही आंसर होगा डी वाला, फिलिप्स स्क्रू ड्राइवर। 12वें नंबर का क्वेश्चन, स्क्रू ड्राइवर किस धातु का बनाया जाता है। इसका सही आंसर होगा डी वाला, हाई कार्बन स्टील का बनाया जाता है। 13 नंबर का प्रश्न, बिजली के काम में आप कौन सा प्लायर का प्रयोग करेंगे। इसका सही आंसर ए वाला, साइड कटिंग प्लायर का यूज करते हैं। प्रश्न, यदि कार्य स्थान पर एक स्पैनर ले जाना हो तो आप किस स्पैनर को ले जाना पसंद करेंगे। तो इसका सही आंसर होगा डी वाला, एडजस्टेबल स्पैनर। एडजस्टेबल का मतलब होता है कि किसी चीज को तोड़ मड़ोड़ कर उसे अपने हिसाब से ढाल लेना। तो आप किसी भी कार्य को करने जाएंगे तो उस स्पैनर को अपने हिसाब से ढाल पाएंगे, इसलिए एडजस्टेबल स्पैनर का ही यूज ज्यादा करते हैं। 15 नंबर का क्वेश्चन, स्पैनर का मुंह उसकी बॉडी से 15 डिग्री पर बनाया जाता है, इसका क्या कारण है। तो इसका सही आंसर होगा सी वाला, तंग स्थानों में कार्य कुशलता बढ़ाने के लिए। 16 नंबर का प्रश्न, स्पैनर कौन सी स्टील के बनाए जाते हैं। इसका सही आंसर होगा बी वाला, वैनेडियम स्टील के बनाए जाते हैं। 17 नंबर का प्रश्न, हथौड़े के फेस को फैलने से बचाने के लिए क्या उपाय करना चाहिए। इसका सही आंसर होगा बी वाला, फेस व पिन को हार्ड एवं टेम्पर कर देना चाहिए। 18 नंबर का प्रश्न, सीट के किनारे मोड़ने के लिए किस हथौड़े का प्रयोग करना चाहिए। इसका सही आंसर बी वाला, क्रॉस पिन हथौड़ा का यूज करना चाहिए। 19 नंबर का प्रश्न, हथौड़ी के लिए निम्न में से कौन सा धातु प्रयोग किया जाता है। इसका सही आंसर डी वाला, कास्ट आयरन का यूज किया जाता है। 20वें नंबर का प्रश्न, सॉफ्ट जाक क्यों प्रयोग किए जाते हैं। तो इसका सही आंसर ए वाला, परिष्कृत सतह की सुरक्षा के लिए।
21वें नंबर का प्रश्न, जाप को क्षैतिज तथा ऊर्ध्व दोनों तलों में झुकाने के लिए निम्न वाइस का प्रयोग करेंगे। इसका सही आंसर होगा डी वाला, यूनिवर्सल मशीन वाइस का यूज करते हैं। 22वें नंबर का प्रश्न, वाइस का साइज निम्न से लिया जाता है। तो वाइस का जो साइज होता है वो जबड़ों की चौड़ाई के हिसाब से लिया जाता है। इसका सही आंसर होगा सी वाला। 23 नंबर का प्रश्न, वाइस क्लैंप अथवा साफ्ट जाक किस धातु के बने होते हैं। इसका सही आंसर होगा डी वाला, माइल्ड स्टील के बने होते हैं। 24 नंबर का प्रश्न, वाइस के स्पिंडल में किस प्रकार की चूड़ियां होती है। इसका सही आंसर होगा सी वाला, वाइस के स्पिंडल में स्क्वायर चूड़ी होती है। 25वें नंबर का प्रश्न, हेक्सा ब्लेड की लंबाई कितनी होती है। तो हेक्सा ब्लेड की जो लंबाई होती है वो 30 mm तक होती है। इसका सही आंसर बी वाला। 26 नंबर का प्रश्न, यदि हेक्सा फ्रेम में 2 या अधिक स्टैंडर्ड लंबाई के ब्लेड लगाए जा सकते हो तो ऐसे हेक्सा फ्रेम को ... क्या कहते हैं। तो ऐसा हेक्सा फ्रेम जिसमें 2 या उससे अधिक लंबाई के ब्लेड लगाए जा सकते हैं तो उसे एडजस्टेबल हेक्सा फ्रेम कहते हैं। इसका सही आंसर होगा सी वाला। एडजस्टेबल का मतलब होता है घटाना या बढ़ा अपने हिसाब से उसको एडजस्ट कर लेना, तो वो हेक्सा फ्रेम घट बढ़ जाता है, इसलिए वो ज्यादा मजबूत भी नहीं होता। यदि मजबूती की बात करें तो सबसे ज्यादा मजबूत ए वाला यानी फिक्स्ड हेक्सा फ्रेम होता है। 27 नंबर का प्रश्न, स्क्राइबर किस धातु का बनाया जाता है। इसका सही आंसर होगा ए वाला, हाई कार्बन स्टील का बनाया जाता है। 28 नंबर का प्रश्न, यूनिवर्सल सरफेस गेज का कौन सा पार्ट किसी डेटम एज के समांतर लाइन खींचने के लिए ... यूज करते हैं। इसका सही आंसर होगा डी वाला, गाइड पीने। 29 नंबर का प्रश्न, किसी जाप पर चिन्हित करते समय रेफरेंस सरफेस होती है। सही आंसर इसका होगा डी वाला, मार्किंग टेबल की सरफेस होती है। 30वें नंबर का प्रश्न, ठोस पीतल के लट्ठे को काटने के लिए ब्लेड की उचित पिच क्या होती है। मतलब कि इसमें कह रहा है कि जो ब्लेड के बीच में दांतें बने होते हैं उन दांतों के बीचों की दूरी कितनी होती है। तो इसका सही आंसर होगा सी वाला, 1.4 mm। 31 नंबर का प्रश्न, हेक्सा ब्लेड बार बार ढीला हो जाता है तो इसका क्या कारण है। तो इसका एक ही कारण है कि विंग नट की जो चूड़ियां होती हैं वो घिस जाती हैं और ब्लेड सही से कसा नहीं पाता है। इसका सही आंसर सी वाला होगा। 32 नंबर का प्रश्न, पतली ट्यूब को काटने के लिए हेक्सा ब्लेड की उचित पिच क्या होती है। इसका सही आंसर होगा बी वाला, 0.8 mm। मतलब कि प्रश्न को समझिए कि जो पतला चीज रहेगा उसको काटने के लिए जो 2 ब्लेडों के बीच की दूरी होती है वो कम होनी चाहिए, 0.8 mm होनी चाहिए। 33 नंबर का प्रश्न, फ्लैट छेने के उचित एज में हल्की गोलाई देने का कारण क्या होता है। तो इसका सही आंसर होगा सी वाला, कार्नर को धातु में फंसने से बचाने के लिए। 34 नंबर का प्रश्न कह रहा है, छेनी किस अवस्था में मेटल में नहीं धंसेगी। इसका सही आंसर होगा डी वाला, क्लियरेंस कोण बहुत कम यानी 0 के बराबर होना। 35 नंबर का प्रश्न, छेनी का कटिंग एंगल होता है यानी छेनी का कटिंग कोण क्या होता है। तो इसका सही आंसर होगा बी वाला, छेनी की कटिंग एज की ऊपरी तथा निचली सतह के मध्य बना कोण। 36 नंबर का प्रश्न, कास्ट आयरन की चिपिंग करने के लिए उपयुक्त कटिंग कोण क्या होता है। तो इसका सही आंसर होगा ए वाला, 60 डिग्री होता है। 37 नंबर का प्रश्न, काटते समय छेनी का क्लियरेंस एंगल यानी कोण क्या होता है। इसका सही आंसर होगा बी वाला, कार्यखंड की कार्यकारी सतह तथा छेनी की कटिंग एज की निचली सतह के मध्य बना कोण। 38 नंबर का क्वेश्चन कर रहा है, छेनी से काटते समय रैक एंगल का कोण कितना होता है। तो इसका सही आंसर होगा ए वाला, कार्यखंड के लंबवत लाइन तथा कटिंग एज के ऊपरी सतह के मध्य बना कोण। इसके बाद हमारा 39 नंबर का क्वेश्चन कर रहा है, कौन सी रेती हार्ड मेटल को तेजी से काटती है। तो इसका सही आंसर होगा डी वाला, जो डबल कट की रेती होती है वो हार्ड मेटल को बहुत ही तेजी गति से काट सकती है। इसके बाद 40 नंबर का क्वेश्चन, कार्यखंड का फाइनल साइज तैयार करने के लिए आप किस रेती का प्रयोग करेंगे। तो इसका सही आंसर होगा डी वाला, डेड स्मूथ रेती का। अब आपको ये समझना चाहिए कि डेड स्मूथ रेती होता क्या है। मान लीजिए जैसे कोई रेती है वो बहुत पुराना हो चुका है, अब वह पुरानी रेती धातु को ज्यादा नहीं काट पाती, उसके एकदम हल्के हल्के बारीकियों को सिर्फ काटेगी। तो लास्ट टाइम में जो हम लोग फिनिशिंग करेंगे हमको एकदम हल्का सा उसको स्मूथ बस काटना है, उसके हल्के हल्के बारीकियों को सिर्फ काटना चाहिए। मतलब कि जब हम अपने जॉब को फाइनल करते हैं, उसको पूरी तरह से फिनिशिंग करते हैं, तब हमें डेड स्मूथ यानी पूरी खत्म हो चुकी पुरानी रेती का यूज करना चाहिए ताकि ज्यादा एक्स्ट्रा भाग ना कटे। इसके बाद हमारा 41 नंबर का क्वेश्चन, तैयार साइज यानी फिनिश्ड साइज के निकट लाने के लिए आप किस रेती का प्रयोग करेंगे। इसका सही आंसर होगा ए वाला, बास्टर्ड रेती का प्रयोग करेंगे। 42 नंबर का क्वेश्चन, एक होल की रिमिंग करने पर उसका साइज तो बन गया पर उसकी सतह पर कई स्थानों पर धब्बे यानी पैटेज रह गए, उसका कारण क्या हो सकता है। तो 42 का सही आंसर होगा सी वाला, रिमिंग अलाउंस कम था।
43 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है टैपिंग करते समय होल में ट्रैप टूट गया और इसे बाहर निकालने के लिए निम्न कौन सी विधि का यूज नहीं करते हैं हम लोग। तो इसका सही आंसर होगा डी वाला, पेचकस का यूज हम लोग कभी नहीं करते हैं, क्योंकि जब टैप टूट कर अंदर चला ही गया तो उसमें पेचकस कहाँ से जा पाएगा। तो जो हम तरीके यूज करते हैं आइए उसे देखते हैं। ए वाला ट्रैप इंस्ट्रक्टर के द्वारा, बी वाला भी सही है, नोज एम्प्लायर के द्वारा हम लोग टैप को बाहर निकाल सकते हैं, सी नाइट्रिक एसिड डालकर भी टैप को हम लोग बाहर निकाल सकते हैं। तो आप इन चीज़ों को याद रखिएगा। 44 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, रेताई में चैटरिंग होने की सबसे अधिक संभावना किस विधि में होती है। तो इसका सही आंसर होगा ए वाला, स्ट्रेट रेताई में। मतलब ये ना कि जब हम लोग स्ट्रेट फाइल करते हैं ना तो धातु बहुत ज्यादा कटता है, यही इसमें पूछा है। इसके बाद 45 नंबर का क्वेश्चन, कौन नट के आधार का वर्गीकरण नहीं हमें चुनना है। तो जो सेकेंड कट का है वो कोई आधार का वर्गीकरण नहीं है। इसके बाद 46 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है ड्रा रेताई के लिए कौन सी रेती का यूज करते हैं। इसका सही आंसर होगा बी वाला, मिल रेती का यूज करते हैं। 47 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी छेनी का प्रकार नहीं है। तो एक बुलनोज छेनी होती है, वो छेनी का कोई प्रकार है ही नहीं, लेकिन क्रॉस छेनी, राउंड छेनी और डायमंड छेनी ये छेनी का प्रकार है। छेनी का जो पकड़ने वाला सिरा होता है ना वहाँ देखेंगे क्रॉस रहेगा या फिर पूरा गोल राउंड रहेगा या फिर कई हेक्सागोनल या फिर उसके 6 पार्ट में कटे होते हैं तो उसको डायमंड भी कहा जाता है। तो ये सब छेनी के प्रकार हैं। 48 नंबर का क्वेश्चन कर रहा है निम्न में से कौन सा छेनी का पार्ट्स नहीं है। तो जो टैंग होता है वो छेनी में नहीं होता है। छेनी की जो पार्ट्स होते हैं, कटिंग एज या पॉइंट होता है, उसकी बॉडी होती है, उसका हेड होता है। 49 नंबर का क्वेश्चन, जहाँ पर मृदु की ढलाई के लिए रफ सिरे को ट्रिम करते हैं तो वह रफ फाइल के द्वारा ट्रिम किया जाता है। 15 नंबर का क्वेश्चन, पीतल, कांसा, एल्युमिनियम ये सभी मुलायम धातु हैं, तो इनकी फाइलिंग हमें किस प्रकार के फाइल से करना चाहिए। मतलब ये पूछा है कि इन धातुओं को हमें किस फाइल की सहायता से काटना चाहिए। तो इसका सही आंसर होगा सी वाला, सिंगल कट फाइल से काटना चाहिए। लकड़ी, रबर आदि की फाइलिंग करना चाहिए। किस हमें फाइल से लकड़ी और रबर की फाइलिंग करना चाहिए हमें ये बताना है। तो लकड़ी, रबर और इनसे मिलते जुलते जो मटेरियल होते हैं उनकी हम लोग फाइलिंग रफ कट फाइलिंग से करते हैं। इसका सही आंसर ए वाला होगा। दूसरा प्रश्न, चित्र में प्रदर्शित हथौड़े शीर्ष को पहचानिए। इस हथौड़े का जो चित्र है ये देखकर हमें पहचानना है कि ये कौन सा हथौड़ा है। तो इसका सही आंसर होगा बी वाला, बॉल पिन हैमर। ऊपर जो चित्र आप देख रहे हैं ये बॉल पिन हैमर का चित्र है। 53 नंबर का प्रश्न है, इसमें फाइलों का नाम दिया गया है और हमसे पूछ रहा है कि जाप पर जो अधिक मटेरियल होते हैं सबसे ज्यादा कौन सी फाइल काट सकती है। तो इसका सही आंसर होगा डी वाला, जो बास्टर्ड फाइल होता है। आप चित्र में उस देख पाएंगे बास्टर्ड फाइल कैसा होता है, ये ज्यादा मटेरियल को काटता है। 54 नंबर का प्रश्न, टीन, लेड, कापर आदि की जो फाइलिंग होता है किस फाइलिंग की सहायता से हमें करना चाहिए। तो ये एक होता है कर्व्ड कट फाइल। इसकी सहायता से हम लोग टीन, लेड, कापर जैसे ऐसे जो मटेरियल होते हैं ऐसे पदार्थ का हम लोग फाइलिंग करते हैं। इसका सही आंसर बी वाला होगा। 55 नंबर प्रश्न में एक चित्र दिया गया है जो चीजल यानी छेनी का है और हमसे पूछा है कि यह कौन सी छेनी है। प्रश्न में चीजल लिखा है, चीजल को ही हिंदी में छेनी कहा जाता है। तो यहाँ पर हमारे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों ऑप्शन में से ए वाला सही है। जो चित्र में दिखाया है उसका नाम है डायमंड पॉइंट चीजल। 56 नंबर का प्रश्न करा, मृदु लोहे में चिपिंग के लिए छेनी का कर्तन कोण निम्न में से कौन सा होगा। तो हमें ये बताना है। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसका सही आंसर होगा सी वाला। जो मृदु लोहा होता है उसकी चिपिंग हमें 55 डिग्री के छेनी से करना चाहिए, यानी मृदु लोहे को हमें 55 डिग्री का छेनी है उसकी सहायता से हमें काटना चाहिए। 57 नंबर का प्रश्न कह रहा है, दिखाए गए चिपिंग जॉब के लिए प्रयुक्त चीजल का नाम बताइए। तो यहाँ पर जो कटिंग किया गया है चित्र में उस कौन से चीजल से किया जा सकता है। तो इसका सही आंसर होगा डी वाला, हाफ राउंड चीजल की सहायता से ऐसी चिपिंग हम लोग कर सकते हैं। 58 नंबर का प्रश्न कर रहा है, चित्र में एक्स द्वारा इंगित कोण का क्या नाम है, हमें ये बताना है। चित्र में यहाँ पर एक कोण बताया गया है, यह कौन सा कोण है हमें ये बताना है। तो ऐसे कोण को हम लोग रैक एंगल कहते हैं। इसका सही आंसर सी वाला होगा। 59 नंबर का प्रश्न में एक चित्र दिया गया है जो हेक्सा ब्लेड की दांत का है और हमसे ये पूछा है कि किस हेक्सा ब्लेड की दांत का चित्र है। तो इसका सही आंसर होगा ए वाला। प्रश्न में जो चित्र दिया गया है हेक्सा ब्लेड का एक प्रकार होता है स्टैगर्ड सेट। जो स्टैगर्ड सेट की दांतें होती हैं वो चित्र में दिए गए इसी के समान होती हैं। 60 नंबर का प्रश्न है, फ्लैट चीजल के कटिंग एज पर थोड़ी सी कन्वेक्सिटी बनाई जाती है। तो क्यों बनाई जाती है हमसे ये पूछा है। तो यहाँ पर इसका सही आंसर होगा डी वाला, कटिंग एज के सिरों को धातु में फंसने से रोकने के लिए।
61 नंबर का क्वेश्चन है, चित्र में दर्शित हेक्सा ब्लेड का नाम बताइए। यह कौन सा हेक्सा ब्लेड है, हमें ये बताना है। तो इसका सही आंसर होगा बी वाला। चित्र में दर्शित जो ये प्रकार है हेक्सा ब्लेड का वो वेब सेट है। 62 नंबर का प्रश्न कह रहा है, हेक्सा ब्लेड साधारणतः प्रयोग में लाई जाने वाली स्टैंडर्ड लंबाई कितनी होती है। तो जो हम लोग आमतौर पर हेक्सा ब्लेड का यूज करते हैं उसकी लंबाई कितनी होती है, हमसे ये पूछ रहा है। तो इसका सही आंसर होगा डी वाला 250 mm। 63 नंबर का प्रश्न है, एक डबल कट फाइल होती है। तो जो डबल कट फाइल होता है वह दांत कट पैरेलल सहित होता है। इसका सही आंसर सी वाला होगा। 64 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है, चित्र में दर्शित फाइल किसका प्रकार है। तो इसका सही आंसर होगा ए वाला, यह क्रॉसिंग फाइल का प्रकार है। 65 नंबर प्रश्न में, चित्र में दर्शित चिपिंग जॉब के लिए प्रयुक्त होने वाली चीजल का नाम बताइए। तो इसका सही आंसर होगा ए वाला। चित्र में जिस हिसाब से मटेरियल का आकार बताया गया है इसके लिए हमें डायमंड पॉइंट चीजल का प्रयोग करना चाहिए। इसका सही आंसर होगा ए वाला। 66 नंबर का प्रश्न कर रहा है, चित्र के आधार पर फाइल को पहचानिए। चित्र में एक फाइल दिया गया है, हमें ये बताना है कि यह कौन सी फाइल है। तो इसका सही आंसर होगा सी वाला, यह एक मिल्सा फाइल है। मिल्सा फाइल में आप देखेंगे तो एक ही तरफ के सिर्फ दांते कटे होंगे, जबकि अन्य फाइल में आप देखेंगे कि दोनों तरफ दांते कटे होते हैं, क्रॉस दांते कटे होते हैं। 67 नंबर क्वेश्चन में, चित्र में प्रदर्शित जॉब के लिए प्रयुक्त होने वाली चीजल का नाम बताइए। तो जो चित्र में कटिंग किया गया है वो किस प्रकार के चीजल से कटिंग किया गया है, हमें ये बताना है। तो इसका सही आंसर होगा बी वाला, फ्लैट चीजल के माध्यम से इस प्रकार की कटिंग हम लोग कर सकते हैं। 68 नंबर का प्रश्न, चित्र में दिखाई गई चीजल को पहचानिए। तो यह किस प्रकार का चीजल है, हमें ये बताना है। तो यह एक हाफ राउंड चीजल है। 69 नंबर प्रश्न में, चित्र में प्रदर्शित फाइल का नाम बताइए। जो चित्र में फाइल दिया गया है हमें उसका नाम बताना है। तो इसका नाम होगा बी वाला, नाइफ फाइल। आप इस फाइल का आकार देखेंगे तो ये चाकू जैसा है और चाकू को अंग्रेजी में नाइफ कहा जाता है, इसलिए इसका नाम नाइफ फाइल पड़ गया। 70 नंबर का प्रश्न कर रहा है, चित्र के आधार पर दिखाए गए फाइल का नाम बताइए। तो यहाँ पर एक बैरेट फाइल का चित्र दिया गया है, इसका सही आंसर ए वाला होगा। 71 नंबर प्रश्न में एक चीजल यानी छेनी दिया गया है और हमसे पूछा है कि इसका क्या नाम है। तो इसका सही आंसर होगा बी वाला, ये एक फ्लैट चीजल है। 72 नंबर क्वेश्चन में, चित्र में दिखाई गई चीजल का नाम बताइए। यहाँ पर जो हमें चीजल बताना है उसका नाम है हाफ राउंड चीजल। इसका सही आंसर होगा ए वाला। 73 नंबर क्वेश्चन में, कटिंग लिप्स के पीछे दिए गए रिलीफ एंगल को क्या कहेंगे। तो इसका सही आंसर होगा लिप्स क्लियरेंस एंगल कहेंगे, ए वाला इसका सही होगा। 74 नंबर क्वेश्चन में, निम्नलिखित में से कौन सा पदनाम फाइल के ग्रेड को इंगित नहीं करता। इसका सही आंसर होगा ए वाला, जो बास्टर्ड फाइल है वो किसी पदनाम फाइल के ग्रेड को इंगित नहीं करता है। जो ग्रेड फाइलें होती हैं उन्हें कटिंग के आधार पर बांटा जाता है। जैसे एक जो फर्स्ट कट है स्मूथ और सेकेंड कट, ये सब ग्रेड फाइल हैं, इनकी कटिंग एक हिसाब से की जाती है मटेरियल काटने के लिए। 75 नंबर क्वेश्चन में, चित्र में प्रदर्शित फाइल का नाम बताइए। तो इसका सही आंसर होगा डी वाला, यह एक क्रॉसिंग फाइल है। चित्र को देखकर आप भ्रमित न होइएगा, यह एक क्रॉसिंग फाइल ही है, तो आप ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होगा। एक बार चित्र को ध्यान से देखिएगा। यदि आपके पास कोई किताब हो, सोर्स हो देखने का, तो आप वहां से देख सकते हैं या फिर नेट पर चेक कर सकते हैं। 76 नंबर का क्वेश्चन, चित्र में प्रदर्शित फाइल का क्या नाम है। तो इसका सही आंसर सी वाला, विद्युत फाइल। शायद आपने इस फाइल का नाम नहीं सुना होगा, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि आपको वो सारी चीजें बता दी जाएं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हो। 77 नंबर का क्वेश्चन कर रहा है, चित्र में प्रदर्शित फाइल का नाम बताइए। तो एक 3 स्क्वायर फाइल है, इसका सही आंसर होगा बी वाला। 78 नंबर का क्वेश्चन, किसी भी नई फाइल का प्रयोग पहले किस पर करना चाहिए। तो जो आप नई फाइल खरीद कर लाएंगे पहले उसे लकड़ी पर रगड़ लेना चाहिए, लकड़ी पर प्रयोग कर लेना चाहिए, ताकि फाइल में जो रफ चीजें होती हैं, बेकार होती हैं, वो ऊपर ऊपर आराम से हट जाए और आप इसे अपने मटेरियल पर आसानी से अच्छे तरीके से प्रयोग कर पाएं। इसका सही आंसर होगा सी वाला। 79 नंबर क्वेश्चन में, कोल्ड चीजल में कार्बन की कितनी मात्रा होती है। तो जो कोल्ड चीजल होता है उसमें कार्बन की मात्रा 0.75% से लेकर 1% तक होती है। इसका सही आंसर होगा ए वाला। 80 नंबर का प्रश्न, सिंगल कट फाइल में दांते कितनी डिग्री का कोण बनाते हैं। तो जो सिंगल कट फाइलें होती है, मतलब कि फाइलों को आप देखेंगे कि दोनों तरफ से कटे होते हैं क्रॉस में, लेकिन सिंगल कट फाइल में दांतें सिर्फ एक तरफ से कटी होती हैं, तो उसी को सिंगल कट फाइल कहा जाता है।
तो दांतों का जो कटिंग होता है वो कितने कोण का होता है, हमसे ये पूछा है। तो इसका सही आंसर होगा 60 डिग्री। केंद्रीय रेखा से 60 डिग्री पर कटे होते हैं। आइए अब इसे समझते हैं कैसे। देखिए, जैसे मान लीजिए कि एक फाइल का चौकोन भाग है, यहाँ पर दांतें सिंगल कट में ऐसे ऐसे कटी होती हैं, लेकिन आप बीच में ऐसे जब सीधा लाइन खींचेंगे और इस तिरछे लाइन को चांदा की सहायता से देखेंगे तो ये 60 डिग्री का आपस में कोण बनाएंगी। ये इसी को कह रहा है कि सिंगल कट फाइलें में जो दांतें होती हैं वो केंद्रीय रेखा से 60 डिग्री कटी होती हैं। ये जो सीधी रेखा आप देख रहे हैं ये केंद्रीय रेखा है। 81 नंबर का क्वेश्चन, चित्र में अंकित चीजल के भाग यक्ष का नाम बताइए। तो ये जो यक्ष दर्शाया गया है ये इस भाग का क्या नाम है? तो इसका सही नाम होगा बी वाला, बॉडी। 82 नंबर का क्वेश्चन, चीजल का एंगल काटने वाली धातु के किस गुण पर निर्भर करता है? तो जो चीजल होता है उसका एंगल काटने वाले धातु के कठोरता वाले गुण पर निर्भर करता है। इसका सही आंसर बी वाला होगा। यदि धातु कठोर होगा तो हमें काटने में मेहनत लगेगी और धातु नरम रहेगा तो जल्दी से कट जाएगा। 83 नंबर क्वेश्चन में, चित्र में दी गई रेतियों में से हैंड फाइल को पहचानिए। तो इसका सही आंसर होगा बी वाला। बी में जो आप ये चित्र देख रहे हैं इसको हैंड फाइल कहा जाता है। 84 नंबर क्वेश्चन में, चित्र में दी गई छेनियों में से मार्टाइज चीजल को पहचानिए। तो इसका सही आंसर होगा सी वाला। आप गांव में देखते होंगे कि जो बढ़ई होते हैं, लकड़ी का काम करते हैं, आप इसकी सहायता से वो लोग ना लकड़ी को काट कर छीलते हैं, बराबर करते हैं। अब तो काफ़ी मशीनें आ गई है नए नए आधुनिक, तो इसका उपयोग थोड़ा सा कम हो गया है, लेकिन अभी भी कई जगहों पर इसका प्रयोग काफी ज्यादा किया जाता है। 85 नंबर क्वेश्चन में, निम्न नीडल फाइलों में से नाइफ फाइल को पहचानिए। तो इसका सही आंसर होगा सी वाला। जो सी वाला में चित्र दिखाया गया है वह नाइफ फाइल है। 86 नंबर का क्वेश्चन, चित्र में नाइफ एज फाइल की पहचान कीजिए। तो जो बी वाला है वो नाइफ एज फाइल है, मतलब कि चाकू के जैसा। एज मतलब होता है इंग्लिश में जैसा, चाकू के जैसा दिखने वाला फाइल यहाँ पर सिर्फ बी वाला ही है। आगे का इसका भाग नुकीला है और पीछे का जो भाग है वो उभरा हुआ उठा भाग है। 87 नंबर का प्रश्न, दर्शाई गई स्थिति में बेंच पर इंजीनियर्स वाइस को फिक्स करने के लिए निम्न में से कौन सा कारण उचित होगा? यहाँ पर चित्र में एक इंजीनियर वाइस दिया गया है और हमसे प्रश्न में पूछा गया है कि इसे किस कारण से हमें फिक्स करना चाहिए। कोई एक उचित और तगड़ा कारण हमें इसमें से बताना है। तो यहाँ पर इसका सही आंसर होगा ए वाला। लंबी बार को वाइस पर समकोण में बांधा जा सकता है, इसलिए हमें इसको फिक्स कर देना चाहिए। 88 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है, बेंच वाइस की बॉडी बनी होती है। तो जो बेंच वाइस की बॉडी बनी होती है वो कास्ट आयरन की बनी होती है। इसका सही आंसर होगा ए वाला। 89 नंबर का प्रश्न, एक से अधिक छोटे भागों को कैसे पकड़ते हैं? तो जो सी क्लैंप होता है उसकी सहायता से हम लोग एक से अधिक छोटे भाग को आसानी से पकड़ सकते हैं। इसका सही आंसर होगा बी वाला। 90 नंबर क्वेश्चन में एक वाइस दिया गया है और हमसे पूछा है कि यह किस प्रकार का वाइस है, हमें ये बताना है। तो इसका सही आंसर होगा यह एक पिन वाइस है, ए वाला इसका सही है। ड्रिलिंग मशीन में जो आप अलग से एक ड्रिल करने वाला दांता लगाते हैं वो एक छोटा सा नुकीला होता है और ड्रिल करने वाले दांतों को पकड़ लेता है और लोहे को या फिर जो भी आपका मटेरियल हो उसे गोल गोल नच के ड्रिल कर देता है, छेद कर देता है। तो वो जो पकड़ता है पिन को पकड़ता है, इसलिए उसका नाम एक पिन वाइस पड़ गया है और ये भी उसी का चित्र है, तो इसको हम लोग पिन वाइस कहते हैं। 91 नंबर क्वेश्चन में, बेंच वाइस के स्पिंडल पर कौन सी थ्रेड कटी होती है? तो इसका सही आंसर होगा सी वाला, स्क्वायर थ्रेड कटी होती है। 92 नंबर क्वेश्चन में, बेंच वाइस का बॉक्स नट किस धातु का बना होता है? तो जो बेंच वाइस का बॉक्स नट होता है वो गन मेटल का बना होता है। इसका सही आंसर होगा सी वाला। 93 नंबर क्वेश्चन में, प्रायः वाइस के हैंडल की लंबाई होती है। तो जो आप हैंडल देखते हैं जिसकी सहायता से हम लोग वाइस को कसते हैं उसकी लंबाई हमें इसमें पूछा है। तो इसका सही आंसर होगा वाइस के नॉमिनल साइज का 2.5 गुना यानी 2.5 गुना। इसका सही आंसर बी वाला। 94 नंबर क्वेश्चन में, निम्नलिखित में से किस टूल का प्रयोग पंच किए सुराख के चारों ओर से धातु को फ्लैट करने के लिए किया जाता है? तो यहाँ पर इसका सही आंसर होगा बॉल पिन हैमर, ए वाला इसका सही है।
बॉल पिन हैमर का मैंने आपको पहले भी चित्र दिखाया था, आप यहाँ पर भी इसका चित्र देख सकते हैं। इसको बॉल पिन हैमर इसलिए कहते हैं कि आप इसका ऊपर वाला भाग देखेंगे तो ये बॉल की तरह गोल है, हल्का सा गोल आपको नजर आएगा आप अच्छे से देखेंगे तो। और यदि किसी लोहे में गलती से हम लोग पंच कर देते हैं या फिर हल्का सा कहीं पर पंच हो जाता है, छेद हो जाता है, तो बॉल पिन हैमर से हम लोग धातु को पीट पीट कर बराबर कर देते हैं, फ्लैट कर देते हैं। 95 नंबर का क्वेश्चन में चित्र में दर्शित टूल के अंकित एक्स भाग का नाम बताना है। तो ये एक चित्र दिया गया है और ये कौन सा भाग है हमें ये बताना है। तो इसका सही आंसर होगा बी वाला, स्क्रू रॉड स्पिंडल। 96 नंबर क्वेश्चन में भी एक चित्र दिया गया है और इस चित्र का हमसे नाम पूछा है। तो इसका सही आंसर होगा हैंड वॉइस, इसका सही आंसर डी वाला होगा। 97 नंबर क्वेश्चन में एक हैमर का चित्र दिया गया है, एक हथौड़े का चित्र दिया गया है और हमसे पूछा है कि यह कौन सा हथौड़ा है, इसका नाम बताना है। तो इसका सही आंसर होगा सी वाला, क्रॉस पिन हैमर। 98 नंबर का क्वेश्चन में चित्र में दिखाए गए उपकरण का नाम बताना है। तो यह एक पाइप वॉइस है, इसकी सहायता से हम लोग पाइप को पकड़ लेते हैं, इसका सही आंसर होगा ए वाला। 99 नंबर के क्वेश्चन में एक चित्र दिया गया है और चित्र एक वॉइस का है, हमसे पूछ रहा है कि यह कौन सा वॉइस है। तो यह एक टूल मेकर वॉइस है जिसकी सहायता से हम लोग इसमें किसी जॉब को बांधकर टूल बनाते हैं, इसका सही आंसर होगा सी वाला। 100 नंबर के क्वेश्चन में चित्र में कुछ हैमर यानी हथौड़े दिए गए हैं और हमसे प्रश्न में पूछा है कि क्ला हैमर को पहचानिए, इन चारों में से किस हैमर का नाम क्ला हैमर है। तो इसका सही आंसर होगा डी वाला। आप यहाँ पर देखेंगे तो इसकी सहायता से हम लोग कील यदि कहीं ठोक देते हैं गलती से तो इसकी सहायता से हम लोग कील को निकाल लेते हैं बाहर। सामान्य कार्य के लिए किसी बेंच वाइस को कितनी ऊंचाई पर फिट किया जाता है। तो सामान्य कार्य के लिए बेंच वाइस को 106 सेमी की ऊंचाई पर फिट किया जाता है, इसका सही आंसर होगा सी वाला। क्वेश्चन नंबर 102, हैंड वाइस का प्रयोग किया जाता है। तो हैंड वाइस का प्रयोग हम लोग छोटे छोटे कार्यों के लिए करते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी वाला। 103 नंबर का प्रश्न, स्ट्रेट पिन हैमर से हम लोग क्या कर सकते हैं। तो जो स्ट्रेट पिन हैमर होता है उसे सीट समतल किया जा सकता है, इसका सही आंसर होगा सी वाला। 104 नंबर का प्रश्न, एक चपटी रेती के कर्तन किनारों पर हल्का सा उत्तलता निम्न कारण से दिया जाता है। तो वह उत्तलता छोरों में गर्त बनाने के लिए दिया जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी वाला। 105 नंबर के प्रश्न में निम्न में से किस हथौड़े को भारी पिटवा कार्य के लिए प्रयोग किया जाता है। तो वो स्लेज हथौड़ों को भारी कार्यों के लिए यूज किया जाता है, इसका सही आंसर डी वाला। 106 नंबर प्रश्न, मृदु फ्लेट को बेंच वाइस में सीट मेटल के लिए क्लैपिंग में प्रयोग किया जाता है, क्यों प्रयोग किया जाता है हमें ये बताना है। तो इसका सही आंसर होगा बी वाला, वह दबाव के निशान को रोकता है। मतलब ये कि बेंच वाइस में जब आप किसी जॉब को कस के बांध देंगे ना तो उस पर छाप पड़ जाता है वाइस का, तो इसलिए ये दबाव को रोक देगा और छाप उस पर नहीं पड़ पाएगा। क्वेश्चन नंबर 107, एक नया हेक्सा ब्लेड प्रचालन के पश्चात ढीला क्यों हो जाता है। तो इसका कारण होगा पंख नट यानी जो विंग नट होता है हेक्सा ब्लेड में वह पेंच घिस जाता है, मिक्स हो जाता है, इसलिए वह ढीला हो जाता है, इसका सही आंसर होगा ए वाला। 108 नंबर का प्रश्न, फाइल के किस श्रेणी के उपयोग से अधिक धातु तुरंत निकाली जा सकती है। तो जो रफ फाइल होती है उसका उपयोग करेंगे तो हम लोग ज्यादा धातु को काट पाएंगे, इसमें यही हमसे पूछा है और इसका सही आंसर होगा डी वाला। 109 नंबर का प्रश्न, वह वक्राकार शिल्प कुंजी जो शाफ्ट से मेल करती है, इस कुंजी को क्या कहते हैं। तो इस कुंजी को खोखली सैंडल कुंजी कहते हैं, इसका सही आंसर होगा ए वाला। 110 नंबर का प्रश्न, निम्न में से किस छेनी से कुंजी मार्ग काटा जा सकता है। तो जो क्रॉस कट छेनी होता है उसकी सहायता से हम लोग कुंजी मार्ग काट सकते हैं, इसका सही आंसर होगा सी वाला। 111 नंबर का प्रश्न, एक बेंच वाइस को निम्न से विशिष्टता किया जाता है। तो एक बेंच वाइस को हम लोग किसकी सहायता से उसकी पहचान करते हैं। तो इसका सही आंसर होगा जबड़े की चौड़ाई से, ए वाला इसका सही होगा। हमें यदि मार्केट में जाकर बेंच वाइस खरीदना हो तो हम लोग ये देखेंगे कि वो कितना खुल रहा है, उसका जबड़ा कितना खुल रहा है, उसकी सहायता से हम लोग बेंच वाइस को खरीदेंगे। 112 नंबर का प्रश्न, निम्न में से कौन सा सामान्य तरह का कोल्ड चीजल नहीं है। तो इस ऑप्शन में एक डी वाला राउंड चीजल दिया है, तो यह एक कोल्ड चीजल नहीं है, इसका सही आंसर डी वाला होगा। 113 नंबर के प्रश्न में की वे ग्रू यानी झिरिया और स्लॉट खांचे को
काटने के लिए किस चीजल का प्रयोग करेंगे? तो ग्रूव और स्लॉट काटने के लिए हम लोग क्रॉस कट चीजल का प्रयोग करेंगे। इसका सही आंसर होगा बी वाला। 114 नंबर का प्रश्न, माइल्ड स्टील को काटने के लिए चीजल का पॉइंट कोण कितना होता है? तो माइल्ड स्टील को काटने के लिए चीजल का जो पॉइंट एंगल होता है वो 55 डिग्री होता है। इसका सही आंसर होगा सी वाला। 115 नंबर का क्वेश्चन, मुख्यतः चीजल यानी छेनी की उत्तलता होती है, अगर चीजल में उत्तलता न हो तो उसका जाप पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो जब छेनी में उत्तलता नहीं होगी तो वर्कपीस को काटने पर जो हम लोग काटेंगे वो मेटल हटेगा नहीं अपनी जगह से। इसका सही आंसर होगा बी वाला। 116 नंबर का क्वेश्चन, पिन हैमर का एक भाग होता है। पिन के कई अलग अलग प्रकार होते हैं, निम्न में से कौन सा एक पिन का प्रकार नहीं है? तो जो पिन हैमर होता है उसका कई प्रकार होते हैं और इन 4 ऑप्शनों में से हमें बताना है कौन सा पिन हैमर का प्रकार यानी पार्ट्स नहीं है। तो इसका सही आंसर होगा बेंड पिन। जो बेंड पिन होता है वो पिन हैमर का कोई प्रकार नहीं। इसका सही आंसर होगा डी वाला। 117 नंबर का क्वेश्चन, फाइल के ए भाग का नाम है। तो जो फाइल का ए भाग है यहाँ पर चित्र में दर्शाया गया है, हमें इसका नाम बताना है। तो इसका सही होगा नाम टैग। इसका सही आंसर सी वाला होगा। 118 नंबर का क्वेश्चन, हैंड फाइल बनाई जाती है। तो हैंड फाइल किस धातु की बनाई जाती है हमें ये बताना है। तो हैंड फाइल हाई कार्बन स्टील का बनाया जाता है। इसका सही आंसर सी वाला होगा। 119 नंबर का क्वेश्चन में पूछा है हमसे कि फाइल कट के आधार पर 4 प्रकार के होते हैं और ये 4 ऑप्शन में से कौन सा वो कट का प्रकार नहीं है हमें ये बताना है। तो इसका सही आंसर होगा डी वाला। जो स्ट्रेट कट होता है वो फाइल का कोई कटिंग प्रकार नहीं होता है। 120 नंबर का क्वेश्चन में कह रहा है, हैंड हेक्सा ब्लेड का चुनाव काटी जाने वाली धातु के आकार और कठोरता पर निर्भर करता है। कंड्यूट और ट्यूबिंग को काटने के लिए हमें प्रयोग करना चाहिए। तो देखिए सबसे पहले क्वेश्चन को समझिए। इसमें कह रहा है कि जब हम धातु को काटते हैं उसी के हिसाब से हम लोग हेक्सा ब्लेड का चयन करते हैं। अब पाइप को काटना हो तो हमें थोड़ा सा अच्छा वाला हेक्सा ब्लेड यूज करना चाहिए। तो इसका सही आंसर होगा 0.8 mm पिच वाले हेक्सा ब्लेड का यूज करना चाहिए। और आप देखेंगे कि जो हम लोग अपने फीटर वाले वर्कशॉप में लोहे को काटते हैं उसके लिए हम लोग 1.8 mm पिच वाले हेक्सा ब्लेड का यूज करते हैं, यानी वो मोटी चीज़ों को काटने के लिए यूज किया जाता है। इन क्वेश्चनों को हल करने के बाद हम लोग अपने अगले चैप्टर को हल करेंगे, जो कि उस चैप्टर में भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, तो हम लोग इसको भी रिसीव कर लिया है जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो अब यहाँ से नए चैप्टर के नए क्वेश्चनों को हम लोग हल करेंगे। माप की कौन सी प्रणाली प्रचलित है? तो दोस्तों इसका सही आंसर आपको पता हो तो आप कमेंट में जवाब जरूर दीजिए। तो हमारे पहले प्रश्न का होगा सी। MKS जो प्रणाली है ये बहुत ही प्रचलित प्रणाली है माप के लिए। हमारा सेकेंड क्वेश्चन है, FPS सिस्टम में भार की इकाई क्या होती है? तो इसका सही आंसर होगा सी। पाउंड जो है FPS सिस्टम की भार की इकाई है। सभी प्रणालियों में प्रयोग की जाने वाली इकाई कौन सी है? तो इसका सही आंसर होगा बी। सेकेंड सभी प्रणालियों में प्रयोग की जाने वाली इकाई है। चौथा क्वेश्चन, 1 इंच में कितने सूत होते हैं? तो 1 इंच में 8 सूत होते हैं। पांचवा प्रश्न, 1 किलोमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं? इसका सही आंसर होगा डी। 1 किलोमीटर में 10 लाख मिलीमीटर होते हैं, क्योंकि ये 10 टाइम 0 जो है पीछे रहता है मिलीमीटर से। सेकेंड की माप क्या है? तो दोस्तों सेकेंड की जो हम लोग मापिंग करते हैं तो उसके लिए क्या माप रखेंगे? तो उसका सही आंसर होगा कोण, सेकेंड की माप है। इसके बाद हमारा सातवां प्रश्न, रूल किस प्रकार का यंत्र है? तो जो रूल है वो लंबाई मापने का काम आता है। इसका सही आंसर होगा ए वाला। स्टील रूल किस स्टील का बना होता है? जो स्टील रूल आप देखते होंगे मार्किंग करते होंगे खींचने के लिए लाइन, वो किस चीज़ का बना होता है? तो इसका सही आंसर होगा स्टेनलेस स्टील का। इसके बाद 9वां प्रश्न, साधारणतः कैलिपर किस धातु के बनाए जाते हैं? साधारण कैलिपर माइल्ड स्टील के बनाए जाते हैं। हमारा 10वां प्रश्न है, ब्रिटिश प्रणाली में लंबाई की इकाई क्या होती है? तो जो ब्रिटिश प्रणाली में हम लोग लंबाई मापते हैं उसमें हमारी इकाई क्या होगी? तो होता है फुट में। इसके बाद हमारा 11 नंबर का क्वेश्चन, श्रिंक रूल का प्रयोग क्या बनाने के लिए किया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा पैटर्न बनाने के लिए श्रिंक रूल का यूज किया जाता है। ट्राई स्क्वायर का साइज लिया जाता है। ट्राई स्क्वायर को जब हम मार्केट से यदि आप खरीदेंगे तो उसकी लंबाई कैसे लेंगे? तो जो ब्लेड होगा, ब्लेड की कार्यकारी लंबाई होगा, उससे हम लोग कहेंगे कि हमें 5 फुट या फिर इतने इंच का हमें ट्राई स्क्वायर चाहिए। इसके बाद हमारा 13 नंबर का प्रश्न, ट्राई स्क्वायर में स्टॉक पर ब्लेड के नीचे एक अंडर कट लगा होता है, इसका उद्देश्य क्या होता है? जब आप
ट्राई स्क्वायर देखते हैं तो जो ऊपर का स्टॉक और नीचे ब्लेड होता है तो उसमें पाएंगे कि बीच में एक हल्का सा कट लगा होता है, लाइन बनी होती है। तो उसका क्या काम होता है? आप सी वाले में इसका सही आंसर देखेंगे, मशीनिंग में जॉब के किनारे आई बर को स्थान देना। जब आप जॉब देखेंगे, जो लोहे का आप जॉब बनाते हैं, उसमें देखेंगे एक नुकीला सा भाग निकला होता है किनारे पर, वो उसको स्थान देता है ताकि सही से मापिंग हो सके। इसके बाद 14 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि सीट रूल का उपयोग किस प्रकार के आकार का जॉब रहेगा उसकी मार्किंग के लिए किया जाता है। तो जो सिलेंडर यानी गोल जॉब देखेंगे, यदि आप उसमें जो साधारण स्टील रूल जाएंगे तो वो तो सीधा रहेगा, वो मुड़ेगा नहीं, तो उसकी लंबाई आप नहीं माप पाएंगे। तो उसके लिए एक की सीट रूल होता है, वो गोल में घूम जाएगा, तो आप अपने गोल जॉब को आसानी से माप लेंगे कि वो कितने लंबाई का है। इसके बाद 15 नंबर का प्रश्न है, स्ट्रेट एज का प्रयोग किया जाता है। स्ट्रेट एज का प्रयोग सतह की समतलता मापने के लिए किया जाता है। इसका सही आंसर होगा बी वाला। 16 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, स्लिप जॉइंट प्लायर की विशेषता क्या होती है। तो इसकी जो विशेषता है, अधिक बड़े जाप को भी पकड़ सकता है। जो स्लिप जॉइंट प्लायर है वो बड़े जाप को पकड़ सकता है। इसका सही आंसर होगा ए वाला। स्टील रूल पर छोटी से छोटी माप कितनी ले सकते हैं। तो जो साधारण स्टील रूल आप देखते होंगे उसमें कम से कम माप आप 0.05 mm की ले सकते हैं। इसके बाद एक वर्ग सेमी में कितने वर्ग mm होते हैं। तो इसका सही आंसर होगा बी वाला, 100 होते हैं। 19वां प्रश्न, हार्मफ्रोडाइट कैलिपर किस उपकरण को कहते हैं। तो जो हार्मफ्रोडाइट कैलिपर होते हैं उसे कहा जाता है जेनिक कैलिपर। जेनिक कैलिपर का ये एक्चुअली दूसरा नाम है, इसी को हार्मफ्रोडाइट कहा जाता है। 20वां नंबर का हमारा क्वेश्चन कह रहा है, ट्राई स्क्वायर के द्वारा जाब में चेक किया जाता है। ट्राई स्क्वायर की सहायता से किसी भी जाब को आप क्या जान पाएंगे। तो उसके जो 90 डिग्री में वो समतल है कि नहीं, हम लोग उसको चेक करते हैं। उसके तलों को चेक करते हैं कि पूरा बराबर है कि नहीं, कहीं से यदि उजाला आ रहा होगा तो मतलब कि वो पूरा समतल नहीं है। 90 डिग्री पर भी उसे चेक करने के लिए किया जाता है। हमारा 21वां प्रश्न, साधारण कैलिपर का साइज निम्न में से किसके बराबर होता है। तो जो साधारण कैलिपर का साइज है वो रिवेट के सेंटर से नोक तक की लंबाई को नापा जाता है। अब देखेंगे जो कैलिपर होता है उसमें एक गोल सा बना होता है जो दोनों उसके लेग को, पैर को पकड़ के रखता है। तो उसके मध्य से और जो नीचे की लंबाई होती है वहाँ तक हम मापते हैं कि इसकी लंबाई है। क्वेश्चन, श्रिंक रूल का इंच वास्तविक इंच से क्या होता है। इसका सही आंसर होगा सी, बड़ा होता है। हमारे सामने 23वां क्वेश्चन, निम्न चित्रों में से किसका क्षेत्रफल सबसे अधिक बड़ा है। तो आपके सामने 4 चित्र दिए गए हैं और आपको बताना है कि इन चारों चित्रों में सर्वाधिक स्थान कौन सा घेरेगा। तो इसमें आप देख पाएंगे कि दोनों की लंबाई दी गई है एल से, और इसी के आधार पर आपको बताना है कि कौन सा ज़्यादा स्थान घेरेगा। तो इसका सही आंसर होगा बी। ये कैसे होगा, आप ध्यान से देखिए कि ये ए, सी और डी, इन तीनों की पूरी लंबाई सी और डी की यल है, जबकि ए की 2L है। यानी ए वाला तो बिल्कुल पहले से ही छोटा हो गया, इन दोनों के बराबर आएगा नहीं। सी और डी का देखें तो इनकी पूरी लंबाई यल है, तो इनकी पूरी लंबाई के बराबर बी का आधा लंबाई आ रहा है। तो इसलिए 23 वाला का बी सही होगा। इसके बाद हमारा 24 नंबर का प्रश्न है, साधारण वेवेल प्रोटेक्टर की यथार्थता क्या है। तो इसका सही आंसर होगा 30 मिनट। इसका सही आंसर ए वाला। वर्नियर प्रोटेक्टर की यथार्थता क्या है। इसका सही आंसर होगा गोलाकार, सही आंसर सी। 26 नंबर प्रश्न कह रहा है, वर्नियर कैलिपर का आविष्कार पैरी वर्नियर किस देश में करने वाला था। तो इसका सही आंसर होगा फ्रांस में वर्नियर कैलिपर का आविष्कार हुआ था। 27वां नंबर का हमारा प्रश्न है, वर्नियर कैलिपर साधारणतः किस लंबाई में उपलब्ध होता है। तो 27 का सही आंसर होगा सी वाला, 2 मिनट में होता है। वर्नियर कैलिपर कौन सी धातु के बने होते हैं। तो वर्नियर कैलिपर जो बने होते हैं वेनेडियम स्टील के बनाए जाते हैं। इसका सही आंसर होगा ए वाला। 29 नंबर प्रश्न कह रहा है, वर्नियर कैलिपर की अल्पत मांग क्या होती है। तो वर्नियर कैलिपर की अल्पत मांग होती है, मतलब कम से कम कितना वर्नियर कैलिपर से हम लोग माप सकते हैं। तो 0.02 mm तक हम वर्नियर कैलिपर से माप सकते हैं। इसका सही आंसर होगा बी वाला। 30 नंबर का हमारा प्रश्न है, वर्नियर स्केल पर 1 मिनट के 10 तथा 1 भाग के कितने अनुभाग होते हैं। तो इसका सही आंसर होगा बी वाला, 4। इसके बाद हमारा 31 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा वर्नियर कैलिपर्स नहीं है। तो इसका सही आंसर होने वाला है डिजिटल वर्नियर कैलिपर। वो इसलिए दोस्तों क्योंकि डिजिटल जो वर्नियर कैलिपर है वो होता ही नहीं है। डिजिटल कैलिपर होता है कि इसमें जब आप किसी चीज़ को नापेंगे तो उसमें नंबरिंग नहीं होता है, जैसे थिम्बल डिवीजन वगैरह ऐसा कुछ नहीं होता है। आप उसको लगाएंगे तो उसमें ऑटोमेटिक बता देगा कि इतना इतना इसमें नंबरिंग दिखा रहा है। जबकि वर्नियर गियर टूथ कैलिपर ये होता है, वर्नियर माइक्रोमीटर ये भी चीज़ एक होता है।
इसके बाद हमारा 32 नंबर प्रश्न, वर्नियर डेप्थ गेज की अल्पतमांक यानी कम से कम माप क्या हो सकती है? द राइट आंसर नाउ इज 0.02 mm। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न 33, माइक्रोमीटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो माइक्रोमीटर नट और बोल्ट के सिद्धांत पर कार्य करता है। माइक्रोमीटर का अल्पतमाप कितने माइक्रोन का होता है, मतलब कि माइक्रोमीटर जो होता है कम से कम कितना माप ले सकता है? इसका सही आंसर होने वाला है 10 जो है माइक्रोमीटर का कम से कम इतने माइक्रोन माप कर सकता है। इसके बाद 35 नंबर प्रश्न, 0.01 mm कितने माइक्रोन के बराबर होता है? तो ये 10 माइक्रोन के बराबर होता है। थिम्बल के ऊपर रैचेट की क्या उपयोगिता है? तो जो थिम्बल के ऊपर रैचेट होता है जाब को निश्चित दबाव डालता है, मतलब कि जब आप रैचेट को पकड़ते हैं तो पूरे जो थिम्बल होता है उस पर बराबर दाब लगेगा। यदि आप रैचेट को नहीं पकड़े तो कहीं ज़्यादा लग जाएगा, कहीं कम प्रेशर, जिससे आपके गिनती में गणना में गड़बड़ी हो सकती है। 37 नंबर प्रश्न, माइक्रोमीटर के एनुअल में कौन सी धातु के बने होते हैं? माइक्रोमीटर का जो एनुअल होता है वो टंगस्टन कार्बाइड का बना होता है। धनात्मक शून्य त्रुटि में थिम्बल की शून्य रेखा डेटम लाइन के कहाँ होती है? तो डेटम लाइन के पीछे धनात्मक त्रुटि होती है। और इसके बाद 39 नंबर प्रश्न, आउटसाइड माइक्रोमीटर के द्वारा अधिक से अधिक कितनी दूरी मापी जा सकती है? तो आउटसाइड माइक्रोमीटर के द्वारा 100 mm की दूरी मापी जा सकती है। इनसाइड माइक्रोमीटर में थिम्बल के ऊपर होता है, तो इनसाइड माइक्रोमीटर में थिम्बल के ऊपर फिक्स्ड एनुअल होता है। बिना एक्सटेंशन रॉड का प्रयोग किए डेप्थ माइक्रोमीटर के द्वारा हम अधिक से अधिक कितनी गहराई माप सकते हैं? तो इसका सही आंसर होगा 25 mm तक हम गहराई माप सकते हैं, क्योंकि जो एक्सटेंशन रॉड होता है डेप्थ माइक्रोमीटर में उसकी जो 3-4 रॉड लेते हैं उसकी सभी की दूरी 25 mm तक ही होती है। वर्नियर माइक्रोमीटर का वर्नियर स्केल बना होता है, किस पर बना होता है? तो वो स्लीव पर वर्नियर स्केल बना होता है। माइक्रोमीटर की डेटम लाइन कहाँ होती है? तो माइक्रोमीटर की डेटम लाइन स्लीव पर बनी होती है। वर्नियर बेवल प्रोट्रैक्टर के द्वारा ली जा सकने वाली कम से कम माप क्या हो सकती है? तो इसका सही आंसर होगा 5 मिनट। दोस्तों इस सेम क्वेश्चन को हमने पिछले क्वेश्चन में भी लगाया था, ये क्वेश्चन रिपीट किया गया है। डायल टेस्ट इंडिकेटर का उपयोग किस कार्य में होता है? तो इसका सही आंसर होगा टेपर ज्ञात करने के लिए डायल टेस्ट इंडिकेटर का यूज हम लोग करते हैं। टेपर बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है ज्ञात करना जब आप कोई जॉब को तैयार कर रहे हो, बना रहे हो, इसलिए आप इस औजार का नाम जरूर याद रखें कि डायल टेस्ट इंडिकेटर का उपयोग हम लोग टेपर ज्ञात करने के लिए करते हैं। साइन बार का साइज निम्न प्रकार दिया जाता है, तो साइन बार का जो साइज है हम लोग किस प्रकार के कामों के लिए यूज करते हैं? तो ये इसका सही आंसर होगा बी वाला। रोलरों के केंद्र के बीच की दूरी के लिए हम लोग साइन बार का यूज करते हैं। 48 नंबर क्वेश्चन, साइन बार की अल्पतमांक मतलब कम से कम माप क्या हो सकती है? तो इसका सही आंसर होगा 1 डिग्री यानी 7 मिनट, या तो 1 डिग्री के हैं या फिर 7 मिनट के हैं। तो इसका सही आंसर ए और बी दोनों होगा, यानी सी वाला सही है इसका। साइन की परिशुद्धता क्या होती है? तो साइन की परिशुद्धता हमें बताना है 0.0001 मिनट प्रति इंच। इसका सही आंसर होगा ए वाला। इसके बाद 50 नंबर क्वेश्चन हमारा आखिरी क्वेश्चन होगा ये, साइन बार किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो साइन बार जो त्रिकोणमिति सिद्धांत पर कार्य करता है। साइन बार में छेद किस उद्देश्य से किए जाते हैं, यानी जो साइन बार उपकरण है उसमें होल किस लिए किया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा बी, जाब के साथ क्लेम करने के लिए, यानी जाब जो होता है उसे पकड़ने के लिए। इसके बाद 52 नंबर का क्वेश्चन, किस उपकरण की अल्पतम होती है? मतलब कौन सा उपकरण है जिसको कम से कम मापा जा सकता है? यहाँ पर 4 उपकरणों के नाम बताए गए हैं, इसमें से एक ऑप्शन है कोई नहीं। तो इसमें जो वर्नियर माइक्रोमीटर है, सही इसका आंसर होगा ए वाला। वर्नियर माइक्रोमीटर के द्वारा हम एकदम कम से कम माप ले सकते हैं। इसके बाद 53 नंबर क्वेश्चन है, वर्नियर कैलिपर का लिस्ट काउंट किसके बराबर होता है? तो जो वर्नियर कैलिपर का लिस्ट काउंट होता है, एक मेन स्केल का डिवीजन का मान माइनस वर्नियर स्केल डिवीजन के मान के बराबर होता है। ये एक प्रकार का सूत्र है और आपको यह सूत्र याद करना पड़ेगा कि वर्नियर कैलिपर का जो लिस्ट काउंट होता है एक मेन स्केल डिवीजन के मान और माइनस वर्नियर स्केल डिवीजन के मान के बराबर होता है। तो आइए अपने फिगर वाले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चित्र में माइक्रोमीटर के एक्स भाग का नाम बताइए। तो जो यह एक्स दिखा रहा है वो कौन सा नाम है, उस भाग का क्या नाम है, हमें ये बताना है। तो उसका नाम है रैचेट स्टॉप। हमारा 55 नंबर का क्वेश्चन ये भी फिगर वाला है कि चित्र में दिए गए रेस्ट इंडिकेटर का अल्पतमांक बताइए। तो यहाँ पे जो अल्पतमांक बता रहा है मतलब कम से कम जो मान बता रहा है
0.01 बता रहा है। 56 नंबर का क्वेश्चन, माइक्रोमीटर में दर्शाया गया पाठ्यांक क्या है। यहाँ पर हमें पाठ्यांक बताना है, तो इसका सही पाठ्यांक होगा 8.54। 10 के बाद आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे चित्र में कि 9 और 8वां जो लाइन है वो बड़े वाले लाइन पर खींचा गया है, तो 8.45 mm इसका सही आंसर होगा। बाकी सभी लाइन देख पाएंगे कि आप 11 है, 15 है, 45 है, जो बहुत ही ज़्यादा हाई है। इसके बाद हमारा 57 नंबर का क्वेश्चन है, दिए गए माइक्रोमीटर में वह भाग पहचानिए जो स्पिंडल पर सम दाब डालता है। तो हमने इस जो सी वाला यहाँ पर दिखाया गया है चित्र नाम से, उसको 57 नंबर क्वेश्चन में देखा था कि इसका नाम रेचेट स्टॉप है। तो जो रेचेट स्टॉप होता है, तो रेचेट स्टॉप का यही काम है कि वह माइक्रोमीटर पर एक समान दाब डालता है। यदि आप रेचेट स्टॉप को पकड़कर माइक्रोमीटर में गणना करते हैं तो उसमें कहीं से भी त्रुटि नहीं आ सकती है। यदि आप रेचेट स्टॉप के अलावा किसी और भाग को पकड़ते हैं तो उसमें हिल सकता है, गणनाओं में कमी आ सकती है, त्रुटि हो सकती है। इसलिए रेचेट स्टॉप को बनाया जाता है ताकि एक समान दाब इसमें डाला जाए। 58 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है, चित्र में दर्शाया गया डायल वर्नियर कैलिपर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो इसका सही आंसर होगा ए वाला, रैंक व पिनियन सिद्धांत पर कार्य करता है। इसके बाद हमारा 59 नंबर का क्वेश्चन, स्टैंडर्ड स्टील रूल किस धातु का बना होता है। तो जो स्टैंडर्ड स्टील रूल बना होता है वो स्टेनलेस स्टील का बना होता है। चित्र में प्रदर्शित कैलिपर का क्या नाम है। तो जो चित्र में प्रदर्शित कैलिपर है उसका नाम वाह कैलिपर है। आप चित्र में इसकी दोनों लेगों को देखेंगे तो किसी भी धातु के यह बाहरी आवरण को ही पकड़ेगा, किसी पाइप के अंदर की चीज़ों को नहीं माप सकता। ये केवल पाइप के बाहरी चीज़ों को माप सकता है, यानी इसे बाह्य कैलिपर कहेंगे। नीचे दिए गए इंजीनियर ट्राई स्क्वायर को पहचानिए। यह कौन सा इंजीनियर ट्राई स्क्वायर है, हमें ये बताना है। तो इसका सही आंसर बी वाला, इंजीनियर स्क्वायर फ्लैंज सहित। चित्र में दिखाए गए ट्राई स्क्वायर में अंकित भाग का नाम बताइए। तो जो ट्राई स्क्वायर है यहाँ पर एक से बनाया गया है, इसका क्या नाम है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ब्लेड, बी वाला सही है। किसी सरफेस की टफनेस और स्क्वायरनेस चेक करने के लिए निम्नलिखित में से किस इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग किया जाता है। तो वो बराबर है, उसकी टफनेस और स्क्वायरनेस बिल्कुल सही है। इसके लिए चेक करने के लिए हमें ट्राई स्क्वायर का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि ट्राई स्क्वायर उसके पूरे बराबर को नाप देता है कि वो 90 डिग्री में है, उसकी पूरी सतह को बराबर है या नहीं है। ये हमें ट्राई स्क्वायर से पता चल जाता है। हमारा 64 नंबर का क्वेश्चन, दिए गए चित्र में इंजीनियर ट्राई स्क्वायर के प्रकार को पहचानिए। तो जो ये इंजीनियर वाला ट्राई स्क्वायर है इसका नाम होगा इंजीनियर स्क्वायर स्टॉक सहित। इसके पहले भी हमने एक स्क्वायर देखा था ट्राई स्क्वायर, जो इंजीनियर वाला ही था, उसका नाम था फ्लेंज सहित वो था, और ये स्टॉक सहित है। इसके बाद हमारा 65 नंबर का क्वेश्चन, चित्र में दर्शाए गए कैलिपर का नाम बताइए। तो ये कौन सा कैलिपर है, हमें ये बताना है। स्प्रिंग ज्वाइंट इनसाइड कैलिपर सही है, इसका होगा ए वाला। इसको चित्र को आप देखिए, दोनों लेग को देखिए कि ये किसी भी पाइप के अंदरी वाले भाग को नाप सकता है। यदि आप किसी पाइप या जॉब के ऊपर वाले भाग पर लगाएंगे तो नहीं नाप पाएगा। इसके जब पाइप के अंदर गोल में डालेंगे तो ये बता देगा कि ये इतना चौड़ा है, इसलिए इसे इनसाइड कैलिपर कहा जाता है। और ये स्प्रिंग से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसे स्प्रिंग ज्वाइंट कहा जाता है। 66 नंबर का क्वेश्चन, स्क्वायर का प्रयोग करते हैं। स्क्वायर का प्रयोग कब किया जाता है। तो दर्जी और बढ़ई स्क्वायर का प्रयोग करते हैं। इसके बाद 67 नंबर क्वेश्चन, दिए गए चित्र में कैलिपर का नाम बताइए। ये कौन सा कैलिपर है, हमें ये बताना है। तो ये भी आंतरिक कैलिपर है। आप यदि क्वेश्चन को ध्यान से देख रहे होंगे तो आप देख पा रहे होंगे कि जिन कैलिपरों का पैर बाहर की तरफ मुड़ा हुआ है वो सिर्फ अंदर के भाग को नाप सकते हैं, और जिनका पैर अंदर की तरफ मुड़ा है वो बाहर वाले भाग को नाप सकते हैं। यानी बाहर का मुड़ा होगा तो वो आंतरिक कैलिपर होगा, और अंदर का मुड़ा होगा तो वाह कैलिपर होगा। इसमें थोड़ा सा उल्टा है और आप इसे इसी तरीके से याद कर पाएंगे। 68 नंबर का क्वेश्चन, स्प्रिंग टाइप कैलिपर कौन है। कौन से ऐसे कैलिपर है जो स्प्रिंग टाइप कैलिपर के प्रकार हैं। तो उसका सही आंसर होगा इनसाइड और आउटसाइड कैलिपर को स्प्रिंग टाइप कहा जाता है। इसके बाद 69 नंबर के क्वेश्चन में देखते हैं, चित्र में प्रदर्शित कैलिपर का नाम बताइए। तो इस कैलिपर का नाम है विषम पैर, यानी इंग्लिश में इसे ऑड लेग कैलिपर कहा जाता है। इसके बाद 70 नंबर का क्वेश्चन, मीट्रिक पद्धति में 1 इंच कितने के बराबर होते हैं। इसका सही आंसर होगा ए वाला, 25.4 mm के बराबर मीट्रिक पद्धति में 1 इंच होता है। 71 नंबर क्वेश्चन में जैनिक कैलिपर को पहचानिए। इसमें चित्र दिए गए हैं 4, आपको बताना है कि कौन सा जैनिक कैलिपर है। इसका सही आंसर होगा सी वाला, और आप इसे देख पा रहे होंगे तो इसको कहा जाता है स्प्रिंग टाइप कैलिपर।
72 नंबर प्रश्न, ब्रिटिश पद्धति में 1 मीटर कितने के बराबर होते हैं? इसका सही आंसर होगा बी वाला 39.37 39.37 सेकेंड। पिछली क्लास में एक लड़के ने कमेंट करके पूछा था कि सर वहाँ पर नहीं मिनट लिखा है नहीं सेकेंड लिखा है, फिर भी आप मिनट सेकेंड कहे जा रहे हैं, बताए जा रहे हैं, ऐसा क्यों? तो उसका सही आंसर यहाँ पर आप जानिए कि जब यहाँ पर देखिए 2 डॉट बने होते हैं तो उसे सेकेंड कहा जाता है। यदि ऊपर गोला पड़ा है तो उसे डिग्री कहा जाता है। यदि यहाँ पर 2 डॉट की जगह पर सिर्फ 1 डॉट होगा, कामा टाइप का जो बना है 1 डॉट होगा, तो उसे मिनट कहा जाता है। ये एक संकेत के माध्यम से समझाया जाता है। जैसे कोण को कहीं पर हिंदी में लिखा जाता है, मैथ में देखेंगे तो वहाँ पर गोला पार दिया जाएगा किसी अंक के ऊपर। तो ये भी एक तरीका है मिनट और सेकेंड को दर्शाने का। तो आई होप जिनको अभी तक इस बारे में पता नहीं हुआ कि मिनट और सेकेंड क्यों कहते हैं, उन्हें इस बात का पता चल गया होगा। प्रश्न, श्रिंक रूल का इंच वास्तविक इंच से बड़ा होता है। तो ये 1/16 सेकेंड से 3/16 सेकेंड प्रति फुट इंच बड़ा होता है। हमारा 74 नंबर का क्वेश्चन, यदि आउटसाइड माइक्रोमीटर के थिम्बल डिवीजन की 0 ग्रेजुएशन डेटम लाइन से नीचे रह जाती है जबकि माइक्रोमीटर के मेजरिंग फेसिस में संपर्क में है, तब एरर क्या होगा? दोस्तों तब एरर निगेटिव होगा। इसका सही आंसर ए वाला। क्वेश्चन, मीट्रिक माइक्रोमीटर में एक पूर्ण चक्कर में थिम्बल कितना आगे बढ़ता है? तो एक पूर्ण चक्कर लगाने के बाद थिम्बल 0.50 mm आगे बढ़ जाता है। 76 नंबर का क्वेश्चन, मीट्रिक माइक्रोमीटर में रेंज में मिलते हैं। तो मीट्रिक माइक्रोमीटर जो 25 mm के रेंज में ही मिल पाते हैं। वर्नियर डेप्थ गेज का अल्पतमांक यानी कम से कम वर्नियर डेप्थ गेज कितना माप सकता है? तो उसका सही आंसर होगा डी वाला 0.02 mm तक माप सकता है। 78 नंबर का क्वेश्चन, किसी माइक्रोमीटर में 0.0 mm की पॉजिटिव एरर है। यदि माइक्रोमीटर 25.41 mm माप देता है तो सही रीडिंग क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ए वाला 25.39 mm। 79 नंबर क्वेश्चन एक चित्र वाला है। इसमें एक जॉब दिया गया है और एक हमें वर्नियर कैलिपर दिया गया है और उस जॉब की गहराई मापनी है। हमें एक क्वेश्चन में पूछा है तो कौन सा विधि है दोनों चित्रों में से सही तरीके से हम लोग माप सकते हैं? तो इसका सही आंसर होगा ए वाला। ए वाला तरीका है जो वर्नियर कैलिपर से सही तरीके से डेप्थ यानी गहराई को माप रहा है। 80 नंबर का क्वेश्चन, दिखाए गए वर्नियर कैलिपर में चित्र के अंकित भाग को पहचानिए। तो ये जो एक्स से दिखाया गया है उस चित्र का क्या नाम है, हमें ये बताना है। तो आप घरों में देखेंगे कि जो पट बनाया जाता है दीवारों के ऊपर, बीम उसे कहा जाता है, जो पूरे घर की दीवारों को अपने आप पर उठाए रहता है। तो ये भी एक तरह से स्लिप होता है, जो पट होता है उसको बीम कह रहा है। और इस पर जो लाइन बनी होती है वो स्केल टाइप में देखेंगे, उसमें 1 2 3 4 5 लाइन बनी होती है। तो इन दोनों को जोड़कर बीम स्केल कहा जाता है। इसका सही आंसर ए वाला होगा। 81 नंबर का क्वेश्चन आप देखेंगे तो माइक्रोमीटर में रेचेट स्टॉप सहायक होता है। ये हमने पिछले वाले क्लास में भी ऐसा क्वेश्चन देखा था। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए किया जाता है। इसका सही आंसर ए होगा। मतलब कि आप रेचेट स्टॉप को पकड़कर माइक्रोमीटर से गणना करते हैं तो एक समान दाब लगेगा रेचेट स्टॉप को पकड़कर, तो गणना में किसी भी प्रकार की त्रुटि नहीं होगी। आप कहीं और पकड़ते हैं, थिम्बल पर पकड़ेंगे, एनविल पर पकड़ेंगे तो ये थोड़ा सा हिल सकता है अपने स्थान से, तो गणना में त्रुटि हो सकती है। इसलिए हम लोग रेचेट स्टॉप माइक्रोमीटर में यूज करते हैं। 82 नंबर का क्वेश्चन कर रहा है, माइक्रोमीटर का फ्रेम किस धातु का बना होता है? माइक्रोमीटर का जो फ्रेम है वो इनवार स्टील का बना होता है। इसके बाद 83 नंबर का प्रश्न, चित्र में दर्शाए गए माइक्रोमीटर सेटिंग की रीडिंग क्या होगी? जो इसकी रीडिंग होगी वो होगी 2.31। इसके बाद 84 नंबर का क्वेश्चन, किसी माइक्रोमीटर में 0.03 mm की निगेटिव एरर है। यदि माइक्रोमीटर 40.53 mm माप देता है तो सही रीडिंग क्या होगी? तो इसका सही आंसर बी वाला होगा 40.56 mm। इन दोनों को आप जोड़ देंगे तो इसका सही आंसर आपको पता चल पाएगा। 85 नंबर का क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं, मीट्रिक आउटसाइड माइक्रोमीटर की स्लीव पर बने होते हैं, सबसे छोटे डिवीजन का मान बताइए। तो इसका सबसे जो छोटा डिवीजन होगा वो 0.50 mm होगा। इसका सही आंसर ए वाला। इसके बाद 86 नंबर का क्वेश्चन इस चित्र वाला है, आप ध्यान दीजिएगा। इस चित्र में यह एक माइक्रोमीटर है और इसमें पाठ्यांक पूछा है कि किसी चीज़ को मापने पर इतना आ रहा है तो यह कितना पाठ्यांक होगा, हमें ये बताना है। इसका सही आंसर होगा ए वाला 12.19 mm। कैसे होगा आप इस पर ध्यान दीजिए। 10 के बाद आप देख पा रहे होंगे कि 2 लाइन खींचा गया है, यानी 10 11 12। और यहाँ पर देखेंगे कि जो जिस पर लाइन खींचा गया है 5 10,
ये जो सीधी लाइन आ रही है 20 के एक नीचे वाले में आ रही है, यानी वो 19 है, तो 12.19 mm हो गया है वो। 87 नंबर में एक कैलिपर दिया गया है जिसका नाम है वर्नियर कैलिपर। ये वर्नियर कैलिपर का कौन सा भाग है हमें ये बताना है, तो ये एक ट्रांसफ़र कैलिपर है, इसका सही आंसर होगा ए वाला। इसके बाद 88 नंबर क्वेश्चन में मीट्रिक वर्नियर कैलिपर का अल्पतमांक कितना होता है, उसका अल्पतमांक होता है 0.02 mm। इसके बाद 89 नंबर का क्वेश्चन है, एक आउटसाइड माइक्रोमीटर में नेगेटिव एरर है तो सही रीडिंग कैसे ली जा सकती है, इसका सही आंसर होगा ए वाला, वास्तविक रीडिंग में नेगेटिव एरर को जोड़ना। देखिए जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे ना तो उसमें नेगेटिव एरर लिख कर आएगा और जो वास्तविक रहेगा वो भी लिखा रहेगा। तो प्रश्न को हल करने के लिए आपको नेगेटिव एरर, पॉजिटिव एरर और सही रीडिंग, ये तीनों चीज़ें आपको जाननी आवश्यक हो जाती है। एक उदाहरण के माध्यम से आप समझ सकते हैं। मान लीजिए जैसे कि आपके पास एक लकड़ी का टुकड़ा है, उस लकड़ी की चौड़ाई 20 mm तक है और आप उसे मापने गए कि उसकी चौड़ाई कितनी है, लेकिन आपने गलती से उसे 18 mm ही माप दिया कि इसकी चौड़ाई 18 mm है, भाई मैंने माप ली। लेकिन आपको जब असलियत में किसी ने बताया कि नहीं ये 20 mm है, तो वहाँ पर आप देख पाएंगे कि जो 2 mm आपने छोड़ दिया था उसे नेगेटिव एरर कहा जाता है, और आपने जो रीडिंग ली थी 18 mm उसे सही रीडिंग कहा जाता है, और जो 20 मीटर mm थी उसकी चौड़ाई वो वास्तविक रीडिंग कहा जाता है। अब नेगेटिव एरर यानी -2 जो आपने छोड़ी थी और 18 mm जो सही रीडिंग आपने लिया था, उन दोनों को जोड़ देने पर आपको वास्तविक रीडिंग मिल जाता है जो 20 mm था। एग्जाम में सेम टू सेम ऐसे ही अंक बदलकर आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे। यदि आपको अभी भी ये चीज़ें नहीं समझे तो वीडियो को एक बार पीछे करिए और फिर से आप देखिए, क्योंकि इस बात का 100% चांस है कि ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आने वाले हैं। अब हमारा 90 नंबर का प्रश्न कर रहा है, निम्न में से मापने के लिए एक विशेष माइक्रोमीटर भी आकार के निहाई के साथ वाह्य बेंच चूड़ी की जांच की जाती है। क्वेश्चन बहुत ही आसान है लेकिन इसकी लैंग्वेज आपको बहुत ही ज़्यादा टफ लग रही होगी। पहले आपको क्वेश्चन समझाता हूँ। इसमें एक माइक्रोमीटर है और जहाँ पर जो एनिवल होता है ना निहाई, वो सीधा गोल न देकर वहाँ पर भी कट बना देता है। तो ऐसे माइक्रोमीटर की सहायता से हम क्या चीज़ पता कर पाएंगे, तो ऐसे माइक्रोमीटर से हम पेंच की गहराई पता कर पाएंगे। इसका सही आंसर होगा डी वाला। आपने पेंच देखा होगा ना, तो उसमें गोल गोल ऐसे लाइन कटे होते हैं, तो एक ऊपर उठा होता है, एक नीचे दबा होता है। तो जो ना ऊपर उठा होता है और जो नीचे दबा होता है, उन दोनों के बीच की दूरी कितनी होती है, उसी को मापने के लिए हम लोग भी एनिमेट वाले माइक्रोमीटर का यूज करते हैं। नीले थोथे को अधिक क्रियाशील बनाने के लिए कुछ बूंदे, यहाँ पर खाली स्थान है, इसको भरना है, ऑप्शन को देखकर की मिलाई जाती हैं। तो यहाँ पर आपके लिए 4 विकल्प दिए गए हैं। यदि आपको सही आंसर पता हो तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए देखते हैं इसका कौन सा आंसर सही होगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा सल्फ्यूरिक एसिड। इसका सही आंसर ए वाला होगा। इसके बाद सेकेंड नंबर का क्वेश्चन, सबसे अधिक प्रयोग में आने वाला चिन्ह मीडिया क्या है? तो सफेद रंग बहुत ही ज्यादा मार्किंग मीडिया में यूज किया जाता है। जब भी हम फिटर में कार्य करते थे तो आप देखते होंगे कि हम लोग चूने से अपनी जो जॉब है उस पर पेंट कर देते थे ताकि उस पर अच्छी से और आसानी तरीके से मार्किंग हो जाए। तो इसका सही आंसर बी वाला होगा। सफेद रंग का मार्किंग मीडिया में हम लोग बहुत ही ज्यादा यूज करते हैं। तीसरा प्रश्न, चिन्ह करते समय भी ब्लॉक दाब पड़ने पर हिल सकता है, इसे एक निश्चित स्थान पर क्लैंप करने के लिए इनमें से किसका प्रयोग किया जाता है? हम जिस जॉब के लिए काम करते हैं वो लोहे का बना होता है और ब्लॉक जो होता है अगर उस पर हम लोग रखेंगे तो वो हिल सकता है, लेकिन अगर ब्लॉक हमारा चुंबक का होगा तो वो लोहे की जॉब को बहुत ही अच्छी तरीके से पकड़ कर रखेगा और लोहे का जॉब नहीं हिल पाएगा। तो इसका हमारा सही आंसर होगा डी वाला, चुंबकीय वी ब्लॉक का यूज करना चाहिए। नंबर 4 का क्वेश्चन, स्क्राइबर के सिरों को पत्थर पर घिसकर 12 डिग्री से कितने डिग्री तक कोण पर बनाया जा सकता है? तो इसका सही आंसर होगा बी वाला, 15 डिग्री तक बनाया जा सकता है, क्योंकि पत्थर पर घिसकर आप अच्छे तरीके से उसको नहीं क्लियर कर पाएंगे। 5वां नंबर का क्वेश्चन, कास्ट आयरन की सरफेस प्लेट का प्रयोग निम्न में से किस कार्य के लिए नहीं किया जाता है? तो आइए देखते हैं 5वें नंबर क्वेश्चन का क्या सही आंसर होगा। इसका पहला ऑप्शन देखते हैं, किसी जाप की समतलता को ज्ञात करने के लिए। तो आपके द्वारा जो जाप बनाया रहेगा उसे सरफेस प्लेट पर रख कर उसकी समतलता को जांच कर सकते हैं कि पूरा प्लेन हमने जॉब बनाया है कि नहीं बनाया हुआ है। बी वाला ऑप्शन है, ट्राई स्क्वायर की यथार्थता को जांच करने के लिए, मतलब ट्राई स्क्वायर पूरा समतल में है, पूरा बराबर है कि नहीं ट्राई स्क्वायर, कहीं से उसमें लीकेज तो नहीं, मतलब कि कहीं से टेढ़ा मेढ़ा तो नहीं है।
आप सरफेस प्लेट पर ये भी चेक कर सकते हैं। सी वाला ऑप्शन कह रहा है एंगल प्लेट को सहारा देने के लिए। कास्ट आयरन का जो सरफेस प्लेट होता है वो खुद ही पूरा समतल होता है, तो किसी चीज को कैसे सहारा दे सकता है। इसका सही आंसर सी वाला होगा। छठे नंबर का क्वेश्चन, जेनी कैलिपर्स डिवाइडर की समान आकृति का ही एक यंत्र है जिसकी एक टांग सीधी होती है तथा दूसरी टांग लगभग खाली स्थान को भरना है अंदर की ओर मुड़ी होती है। तो कितने अंदर की ओर मुड़ी होती है हमें ये बताना है। तो जेनी कैलिपर का जो टांग होता है वो 5 अंदर की तरफ मुड़ा होता है। इसका सही आंसर होगा सी वाला। 7 नंबर का क्वेश्चन, चिन्ह ब्लॉक को अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो चिन्ह ब्लॉक को सरफेस गेज के नाम से भी जान सकते हैं या फिर स्क्राइबिंग ब्लॉक भी उसे कह सकते हैं, यानी इसका सही आंसर होगा सी वाला। ए और बी दोनों सही हैं। 8वें नंबर का क्वेश्चन, अधिक बड़े जॉब के चिन्ह के लिए निम्न में से क्या प्रयोग किया जाता है। तो अधिक बड़ा जो जॉब रहेगा उस पर चिन्ह के लिए हम लोग ट्रेमल का यूज कर सकते हैं, क्योंकि ट्रेमल बड़े जॉब के लिए आसानी से हम लोग प्रयोग कर पाएंगे। इसका सही आंसर होगा डी वाला। 9वें नंबर का क्वेश्चन, निम्न में से किस पंच से पंचिंग के लिए हैमर से चोट लगाने की आवश्यकता नहीं होती है। तो जो हमारा ऑटोमेटिक पंच होता है वो डायरेक्ट ही पंच कर देता है, उसमें अलग से हैमर से चोट मारने की हमें आवश्यकता नहीं पड़ती है। 10वां नंबर प्रश्न, स्क्राइबर निम्न धातुओं में से किस धातु का बनाया जाता है। तो स्क्राइबर यहाँ पर हाई कार्बन स्टील के बनाए जाते हैं। इसका सही आंसर बी वाला होगा। 11 नंबर का प्रश्न, सरफेस प्लेट की निम्न में से किस धातु की नहीं बनाई जाती है। मतलब हमें ये पता होना चाहिए कि सरफेस प्लेट किन किन धातुओं का बना होता है। तो सरफेस प्लेट सामान्यतः मृदु इस्पात का बनाया जा सकता है, ग्लास का बनाया जा सकता है, ब्रॉन्ज का भी बनाया जा सकता है, लेकिन ब्रास जो धातु है उसका कभी भी सरफेस प्लेट नहीं बनाया जाता है। अतः इसका सही आंसर सी वाला होगा। 12 नंबर का प्रश्न, सेंटर पंच के पॉइंट के कोण का माप बताइए। तो सेंटर जो पंच होता है उसका सही कोण होता है 90 डिग्री। सेंटर पंच का यूज जनरली हम लोग ड्रिलिंग के टाइम करते हैं। जैसे कि आप कोई जॉब बना लिए, आपको ड्रिल करना है, तो ड्रिल करने से पहले आप उसमें सेंटर पंच मार देंगे ताकि ड्रिल करते टाइम वो हिले नहीं। 13 नंबर प्रश्न, प्रिक पंच के पॉइंट के कोण का माप बताइए। तो इसका सही आंसर होगा 30 डिग्री। प्रिक पंच का जो पॉइंट कोण होता है उसका 30 डिग्री का कोण होता है। 14 नंबर का क्वेश्चन, डिवाइडर को नुकीला बनाने के लिए निम्न विधि का प्रयोग करना चाहिए। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं जिससे हम लोग डिवाइडर को नुकीला बना सकते हैं। तो कौन सा विधि से हम लोग डिवाइडर को नुकीला बना पाएंगे। तो इसका सही आंसर होगा आयल स्टोन से। कुछ लोग इसे ग्राइंडिंग मार के आएंगे, क्योंकि ग्राइंडर से हम लोग अच्छी तरह से उसको कर पाते हैं, लेकिन डिवाइडर के केस में हम लोग आयन स्टोन से ही सही तरीके से डिवाइडर को नुकीला बना पाएंगे। 15 नंबर का क्वेश्चन, लाइन को निम्न में से क्या कहा जा सकता है। तो लाइन को रेफरेंस लाइन भी कह सकते हैं। सरफेस गेज किस प्रकार का टूल है। तो सरफेस गेज चिन्ह और चेकिंग का टूल है। सरफेस गेज जो होता है आप सीधा उसे लाइन खींच सकते हैं और उसे चेक कर सकते हैं कि जो हमारी जो लाइन है वो सीधी है या नहीं है। 17 नंबर का क्वेश्चन, यूनिवर्सल चिन्ह ब्लॉक में लगी 2 पिनों को क्या कहा जाता है। तो जो पिनें होती हैं उन्हें गाइड पिन कहा जाता है। इसका सही आंसर होगा ए वाला। 18 नंबर प्रश्न, सरफेस गेज निम्न में से कार्य नहीं कर सकता। तो सरफेस गेज ऐसा कौन सा कार्य नहीं कर सकता, इन ऑप्शन में से हमें छांट कर बताना है। तो पहले हमें ये पता होना चाहिए कि सरफेस गेज कौन कौन सा कार्य कर सकता है। ए वाले ऑप्शन को देखते हैं, किसी किनारे के समांतर लाइन खींचना। तो ये तो हमने आपको बताया था कि सरफेस गेज द्वारा सीधी लाइन खींची जा सकती है। किसी सतह के समांतर लाइन खींचना, जब आप समांतर लाइन खींचेंगे किनारे वाले के तो आप सतह के भी समांतर लाइन उसी के द्वारा खींच पाएंगे। यानी बी वाला भी सही है, ए वाला भी सही है। सी वाले ऑप्शन को देखते हैं, किसी जाप को फोर्ज या चक पर सेंटर करना, ये भी सही है, सी वाला भी सही है। डी वाले ऑप्शन को देखते हैं, किसी जाप को लेंथ पर दृढ़ता से पकड़ना। तो सरफेस गेज कोई भी क्लैंप नहीं कर सकता है। सरफेस गेज एक मार्किंग टूल है, न कि क्लैंपिंग टूल। मतलब पकड़ने वाला वो टूल नहीं है, वो सिर्फ चिन्ह खींचने वाला टूल है। तो इसका सही आंसर डी वाला ही है। 19 नंबर का प्रश्न, बेलनाकार वस्तुओं को पकड़ने के लिए वी ब्लॉक का प्रयोग किया जाता है। इनमें से बने वी ग्रूव का कोण होता है। तो जो वी ग्रूव बना होता है वह 90 डिग्री का होता है। इसका सही आंसर सी वाला होगा। 20वें नंबर का प्रश्न, स्क्राइबर का पॉइंट होता है। तो जो स्क्राइबर मतलब खुरचनी होता है उसका पॉइंट कितने कोण का होता है। तो वह 12 से 15 डिग्री का होता है। यदि आपने अच्छे से याद किया होगा तो हमने पहले भी ऐसा क्वेश्चन सॉल्व किया है इसी क्लास में, पिछले आप देखेंगे तो ऐसा क्वेश्चन जरूर आया होगा। 21 नंबर का प्रश्न, जाव की चिन्ह सरफेस प्लेट पर रख कर की जाती है, उस समय हम रेफरेंस सरफेस लेते हैं। तो इसका सही आंसर होगा बी वाला, चिन्ह सरफेस प्लेट को। 22 नंबर का प्रश्न, एंगल प्लेट में स्लॉट बने होते हैं, उनके बनाने का क्या उद्देश्य होता है। तो इसका सही आंसर होगा
क्लैंपिंग बोल्टों की जगह को देने के लिए। 23 नंबर का क्वेश्चन, चित्र में दर्शाए गए स्क्राइबर की पहचान कीजिए। ये कौन सा स्क्राइबर है, हमें ये बताना है। तो इसका सही आंसर होगा डी वाला। यह एक एडजस्टेबल स्क्राइबर है, मतलब कि इसको फिक्स किया जाता है, छोटा बड़ा और यहाँ से एडजस्ट भी किया जा सकता है, इसीलिए इसका नाम एडजस्टेबल स्क्राइबर है। 24 नंबर का क्वेश्चन, चित्र में दर्शाए गए टेबल पर सूक्ष्ममापी यंत्रों द्वारा मार्किंग की जाती है, पहचान कीजिए। तो इसका सही आंसर होगा सरफेस प्लेट। और ये एक सरफेस प्लेट देखते हैं आप, इसके पूरा ऊपर का सतह बराबर है, इसलिए इसको सरफेस प्लेट कहा जाता है। 25 नंबर का क्वेश्चन, चित्र में दर्शाए गए एंगल प्लेट को किस कोण पर सेट किया जाता है। तो इसका सही आंसर होगा स्विस बेस एंगल प्लेट पर। इसका सही आंसर सी वाला होगा। 26 नंबर क्वेश्चन, चित्र में दर्शाए गए सरफेस गेज में रॉकेट आर्म की पहचान कीजिए। तो इसका सही आंसर होगा सी वाला। वो जो आप चित्र में देख रहे हैं सी वाला, वो एक रॉकेट आर्म है। 27 नंबर का क्वेश्चन, चित्र में दर्शाए गए पंच का पॉइंट 60 डिग्री का होता है। इसका उपयोग स्क्राइबर द्वारा लगाई गई रेखाओं को पक्का करने के लिए किया जाता है। तो हमें ये बताना है कि ये एक कौन सा पंच है। तो इसका सही आंसर होगा डॉट पंच। जब आप अपने पढ़ाई के दौरान कोई भी जॉब बनाते होंगे तो उस पर पहले आप चाक से लैपिंग करने के बाद एक लाइन खींच देते होंगे, लेकिन आपको पता है कि जब आप उसको कटिंग करने जाएंगे, उस जॉब को काम करने जाएंगे, तो वो लाइन मिट सकती है। तो उस लाइन को पहचानने के लिए हम उसी लाइन की सीधी रेखा में थोड़ी थोड़ी दूर पर हम लोग पंचिंग कर देते हैं। तो वह पंचिंग हम जिस पंच के माध्यम से करते हैं उसका नाम है डॉट पंच। 28 नंबर का प्रश्न, मशीन शॉप में जाप की सेटिंग के लिए किनका उपयोग करना चाहिए, हमें पहचान करना है इसमें से। तो इसका सही आंसर होगा बी वाला, सॉलिड टाइप पैरेलल ब्लॉक का यूज करना चाहिए। 29 नंबर का क्वेश्चन, एक 50/5-4A साइज के ब्लॉक द्वारा निम्न व्यास के जॉब को पकड़ सकते हैं। तो इसका सही आंसर होगा डी वाला। 5 से 40 mm तक का व्यास रहेगा तो हम लोग उसे आसानी से पकड़ पाएंगे। प्रश्न, वी ब्लॉक की विशिष्टियों से संबंधित कौन सा बिंदु उचित नहीं है। तो इसमें भी आप ध्यान दीजिएगा, हमें इसमें से पूछा है कि उचित नहीं है, क्योंकि वी ब्लॉक का हम लोग कोण देखकर उसे यूज करते हैं, वी ब्लॉक की ऊंचाई भी देखते हैं और वी ब्लॉक का रेंज भी देखते हैं, लेकिन वी ब्लॉक की लंबाई से हमें उतना कोई फर्क नहीं पड़ता है, फर्क ही नहीं पड़ता है। इसका सही आंसर सी वाला होगा। 31 नंबर का क्वेश्चन, वी ब्लॉक को ढलवा लोहे बनाने का मुख्य कारण क्या है। तो इसका सही आंसर होगा लक्षण कम करना। 32 नंबर का क्वेश्चन, सॉलिड एंगल की भुजाएं निम्न कोण पर बनी होती हैं। तो सॉलिड एंगल की जो भुजाएं होती हैं वो 90 डिग्री के एंगल पर बनी होती हैं। इसका सही आंसर बी वाला। 34 नंबर का क्वेश्चन, लंबे शाफ्ट को वी ब्लॉक के सेट पर रखकर चिन्ह करना। इसका सही आंसर बी वाला, वी ब्लॉक पर जॉब को पर्याप्त बल से क्लैंप करने। 35 नंबर का क्वेश्चन, किसी भी वी ब्लॉक के साथ अंतः रोक का प्रयोग क्यों करना चाहिए। इसका सही आंसर डी वाला है, वी ब्लॉक लाव गिरने अथवा उस पर अक्षीय सरकाव को रोकने के लिए। 36 नंबर का क्वेश्चन, जॉब पर लेआउट रेखाएं खींचने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग करना चाहिए। तो उसके लिए खुरचनी या फिर स्क्राइबर का प्रयोग करना चाहिए, दोनों एक ही है। इसका सही आंसर बी वाला। 37 नंबर का क्वेश्चन, एंगल प्लेट में स्लॉट काटी जाती है। तो एंगल प्लेट में स्लॉट नट और बोल्ट कसने के लिए काटी जाती है। इसका सही आंसर ए वाला होगा। मार्किंग करते समय बताई गई सरफेस प्लेट को निम्न के द्वारा दिया जाता है। इसका सही आंसर डी वाला होगा, मार्किंग टेबल का सरफेस। 39 नंबर का क्वेश्चन, डिवाइडर के साइज का निर्धारण निम्न में से किसके द्वारा किया जाता है। तो इसका सही आंसर होगा डी वाला, पिवोट तथा पॉइंट की मध्य दूरी के लिए किया जाता है। 40वां नंबर का क्वेश्चन, वी ब्लॉक निम्न ग्रेड में उपलब्ध होते हैं। तो वी ब्लॉक ए और बी के ग्रेड में उपलब्ध होता है। दोस्तों, जिसका एग्जाम आज है उन सारे क्वेश्चनों को रिपीट करके जाए, उनके लिए बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिटेबल साबित होगा। और आगे भी जिनका ऐसा एग्जाम होने वाला है, मैं उनके लिए प्रैक्टिस सेट लाता रहूँगा। जो कि अब एग्जाम शुरू हो चुका है तो आपके लिए ऐसे प्रैक्टिस सेट बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ऐसा ही और प्रैक्टिस सेट आप लोग लगाते रहेगा। मेरे यूट्यूब चैनल पर और भी बहुत सारे ऐसे प्रैक्टिस सेट मौजूद हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल जरूर साबित होंगे। तो ऐसे ही और ज़बरदस्त प्रैक्टिस देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लें। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में नए प्रैक्टिस के साथ। जय हिंद।